हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में जैसा कि आप लोगों ने कल कमेंट किया था, इसी कारण से दोस्तों समाज शास्त्र का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन देने वाले हैं। इसमें दोस्तों आज के सेशन में मात्र मैं आप लोगों को 15 ऐसे क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि अगर मान लेते, जैसा ये लिखा हुआ है ना, कि अगर अगर आपने साल भर से अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप ये 15 प्रश्न पढ़ लीजिए, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा, है ना। और जिन दोस्तों ने ईमानदारी से पूरे साल तैयारी की है, अब वो उनको जो है, जो डाटा उनका बिखरा हुआ है, जो उनके स्टडी में बिखराव है, अब उसको एक साथ समेटने की आवश्यकता है। तो उस सारे डाटा को समेट करके ये 15 प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अब पूरा फोकस आपको मात्र इन 15 प्रश्नों पे ही करना है दोस्तों, अलग से अब कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जितना पढ़ा है उसका रिवीजन लगाइए और ये 15 प्रश्नों पर बेहतरीन तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम आपकी जेब में होगा। चलिए शुरू करते दोस्तों, इसी के साथ में शुरू करते अपना सेशन आज का 2023 का ये मॉडल पेपर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में ये समाज शास्त्री विचार वाले पार्ट का सेशन है, ठीक है ना, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट 15 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। और अच्छी बात यह है कि 15 प्रश्नों के साथ ही साथ में 15 प्रश्नों की पूरी आपको उत्तर पुस्तिका भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एज अ पीडीएफ। कारण क्या है सर, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आप सभी के जो भी मॉडल पेपर डिस्कस करवाते हैं सभी का तो आप आंसर शीट प्रोवाइड नहीं करते, तो इसकी क्यों? तो इसकी दोस्तों इसलिए क्योंकि इसमें मात्र हमने सिर्फ 3 सेशन ही लिए हुए हैं, इस पे हमने पढ़ाया नहीं है। इस कारण से मैं आपको इसकी आंसर शीट भी प्रोवाइड करूंगा, आप मांगेंगे तो भी, नहीं मांगेंगे तो भी, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपके पास में इजीली अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो दोस्तों आप हमारी इस पीडीएफ से भी आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। छोटा सा सेशन होगा। अब सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले रोज की तरह एक बार और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूं। दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिए, सेशन को जल्दी शेयर कर दीजिए। बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। थोड़ा जब ज्यादा स्टूडेंट होते हैं ना तो एक उत्साह रहता है यार, एक उत्साह पूर्वक सेशन चलता है तो उसका एक मजा अलग आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से 1 मिनट का गैप लेकर मैं भी रुक जाता हूं। अगर आपको लग रहा है टाइम जा रहा है तो मैं भी रुक जाता हूं। प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए सेशन को। उसके बाद में हम सभी प्रश्नों को अब यहां पर डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। चलो दोस्तों जल्दी कर दो। ओके, उम्मीद करता हूं जैसे आप मुझसे उम्मीद करते हैं वैसे मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि शायद अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी ने अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दिया होगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये सेशन तो दोस्तों बस भरोसे पे ही टिका हुआ है ना। पहला प्रश्न दोस्तों, यहां पर पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? क्लियर है? इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो वैसे 3 सेशन तो हमने लिए हुए हैं, तो कुछ 2-3 क्वेश्चनों के आंसर तो आपको हमारे सेशनों से मिल जाएंगे। लेकिन अगर बाय चांस आपने वो नहीं भी देखे होंगे ना, तो भी अभी तक का मतलब ये है कि जो अभी करंट में देख रहे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूं मैं दोस्तों। और कोई अगर इस सेशन को 15 दिन बाद या महीने भर बाद देख रहा होगा ना, तो शायद तब तक 15 से 20 सेशन कंप्लीट हो चुके होंगे, लेक्चर कंप्लीट हो चुके होंगे। और कोई ज्यादा लेट देख रहा होगा तो शायद ये वाला पार्ट कंप्लीट भी हो चुका होगा हमारे प्लेलिस्ट में। तो अगर आप करंट में लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हैं तो, अगर बाद में देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों, अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसी का अथवा में है अगला प्रश्न है, विज्ञान का संस्करण क्रम क्या है? तो विज्ञान का जो संस्करण क्रम बताया गया था अगस्त काम्टे के द्वारा, उस पर हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा अगस्त काम्टे के द्वारा विज्ञान के वर्गीकरण के प्रमुख सिद्धांत, और एक प्रश्न और है इसमें जो ओपन कर लेते हैं, अगस्त काम्टे द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों के नियमों की विवेचना। तीनों प्रश्न देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रश्न एक ही है। कैसे है? क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों प्रश्न में अगर पहले वाले प्रश्न को छोड़ दें तो बाकी के 3 प्रश्नों में दोस्तों यहां पर विज्ञान के स्तर की बात की गई है, विज्ञान के वर्गीकरण की बात की गई है। इसके देखिए अथवा में देखिए विज्ञान का संस्करण क्रम, अर्थात क्या हुआ, क्रम अनुसार विज्ञान के अध्ययन वाला जो सेशन है, अध्ययन वाला जो स्तर है हमारा समाजशास्त्र का, उसकी यहां पर चर्चा की गई है। इसके अलावा अगस्त काम्टे ने जो विज्ञान के जो वर्गीकरण बताए हैं उस पर चर्चा की गई है। तीसरे में
वही वर्गीकरण अर्थात 3 स्तरों की संस्करण क्रम जो है यहाँ पर उसी के 3 स्तरों की बात चर्चा यहाँ पर की गई है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्किम कौन था, उसकी कृतियों का उल्लेख। यार देखिए जितने 15 प्रश्न है ना, एक भी प्रश्न को स्किप मत करिएगा, है ना। 15 प्रश्नों में लगभग 15 आप जो भी हमारे यहाँ विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, उनके विचारों से आप परिचित हो जाएंगे और उनके जो मॉडल है ना, जो जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, उन मॉडलों पे ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपका तो इमाइल दुर्किम, अब दोस्तों इमाइल दुर्किम और अगस्ट काम्टे, अब चूंकि अगस्ट काम्टे को तो आप हमेशा जानते हैं कि हर एक पेपर में आते ही आते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, अगस्ट काम्टे वाला क्वेश्चन तो 100% आते ही आता है। इमाइल दुर्किम को आपने कौन सा पेपर देखा जिसमें इमाइल दुर्किम नहीं देखा या उनके सिद्धांत नहीं देखे हो, है ना। तो इमाइल दुर्किम कौन था, उनकी कृतियां लिखिए, उनकी रचनाएं लिखिए। इमाइल दुर्किम के आत्महत्या के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण करना है किसका, इमाइल के आत्महत्या के सिद्धांत का। इमाइल दुर्किम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसके अलावा एक और है, आत्महत्या का अर्थ बताइए। दुर्किम के आत्महत्या संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। क्लियर है? अब यहां पर आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर समाजशास्त्र वाला ये पार्ट पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अब मुझे बताइए, 2 प्रश्न आपने देखे हैं, क्या इन 2 प्रश्न क्या लगता है आप लोगों को? अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ना तो उनको उठाकर देखिए। पिछले 5-6 साल तक भी अगर पेपर देखोगे आप तो इन 2 प्रश्नों को तो हमेशा पाओगे, है ना। तो इसलिए सेशन को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। बीच में छोड़कर जाना मतलब कि समझ जाइए आप अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यार देखिए, अभी अच्छे खासे फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रहे थे, उनकी पॉलिटी चल रही थी, कंप्लीट होने वाली थी। आप लोगों के कमेंट को देख करके दोस्तों यहाँ पर मैं 3rd ईयर के ये मॉडल पेपर लेकर आया हूं आप लोगों के बोलने पर, है ना। उनकी क्लास को रोक कर, फर्स्ट ईयर की क्लासेस को रोक करके ये 3rd ईयर के मॉडल पेपर लेकर आया हूं। टाइम ना होते हुए भी मैं ये कर रहा हूं और आप 15 मिनट रुक करके सेशन को एंड तक नहीं देख सकते। फिर थोड़ी तकलीफ होती है यार कि हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर वो साथ ना दे तो फिर थोड़ा सा लगता है ना। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बस क्या करना है, शेयर ही तो करना, शेयर करने का तो बोला, इससे क्या होगा, अधिकतम लोग जुड़ जाएंगे, अधिकतम स्टूडेंट जुड़ेंगे। थोड़ा दिखेगा कि यार हाँ काफी सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में, पढ़ाने में भी मजा आता है ना। एक कॉन्फिडेंस रहता है यार, एक कॉन्फिडेंस रहता है पढ़ाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्स वेबर कौन था, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैक्स वेबर कौन था, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझाइए। अगला प्रश्न इसी के अथवा में है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवादी विचारों की आधारशिला है, विवेचना कीजिए। अथवा में है, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाइए। अब दोस्तों अब इन 2 प्रश्नों को आप अच्छे से गौर से देखिए। मैक्स वेबर उनकी कृतियां या मैक्स वेबर का परिचय आपको पढ़ना है, यहां याद करना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। इसके बाद में कार्ल मार्क्स तो दोस्तों नाम से ही आप जानते हैं कि ये तो चलता ही चलता है, ये नाम नहीं आएगा तो कुछ और आ जाएगा, लेकिन आएगा 100%। ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवादी विचारों की आधारशिला है। भाई मार्क्सवादी जो है, जो मार्क्सवादी है, जो शासन व्यवस्था है अपने देश में, मार्क्सवादी शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, वो किन के सिद्धांतों पर आधारित है, तो कहे तो एक शब्द में कह सकते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है ना। तो कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है, उसकी विवेचना करना है। सेम प्रश्न है, एक ही प्रश्न है, अलग अलग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, थास्टीन वेबलिन के विलासी वर्ग के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। विलासी वर्ग का सिद्धांत, यहां पर इस वाले पार्ट में आपको या तो विचारकों के विचार पढ़ना है या फिर उनके सिद्धांत पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ये पूरा पार्ट दोस्तों विचारों से भरा हुआ, दर्शन से भरा हुआ है ना। तो बस दर्शन और इसीलिए 3rd ईयर का समाजशास्त्र थोड़ा सा टफ पड़ जाता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब पढ़ते हो तो आपको समाज पढ़ाई जाती है, 2nd ईयर में आते आते उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाता है और उसमें भी आपको आनंद आता है। लेकिन 3rd ईयर के समाजशास्त्र जैसे ही खोलते हो ना तो आपका पेन होने लग जाता है,
तो क्यों? कारण वो है कि ये जो दर्शन है इसको हम एक अलग वे में ले लेते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन के रूप में ले लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है ना। जो यार नहीं है कि ना, तो इसके 3 सेशन हमने लिए हुए, स्टार्ट किया हुआ इस पार्ट को, जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसके लेक्चर खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वाले पार्ट की, उसमें 3 लेक्चर देख लीजिए, तब हम आपको पता चलेगा कि कितना स्मूथ है, समझना बहुत इजी है, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। चलिए, तो अगला है दोस्तों थर्स्लिन वेवलिन के विलासी वर्ग के सिद्धांत को। अब देखिए यहाँ पर एक कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो चुका है, ठीक है ना, इसके अलावा एक वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो चुका है और विलासी वर्ग का सिद्धांत हो चुका। तो इनके आपको नाम भी याद रखना, कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, है ना, नहीं तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन द्वारा प्रस्तुत कार्यवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आर के मर्टन द्वारा प्रस्तुत कार्यवाद, माफ करना, प्रकार्यवाद के सिद्धांत की, अब एक सिद्धांत और आ चुका है, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का सिद्धांत, कितने सिद्धांत हो चुके? लगभग 4 से 5 सिद्धांत पर हम अभी तक चर्चा कर चुके 6 प्रश्नों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसके अथवा में पढ़ लीजिए, प्रकार्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रकार्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यह प्रकार्यवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, आर के मर्टन के द्वारा प्रस्तुत। मर्टन की संदर्भ समूह की अवधारणा को बताइए, संदर्भ समूह के प्रकार भी बताइए। क्लियर है, ये भी कर लेंगे आप लोग। वैसे सिर्फ आप प्रश्नों को समझते चलिए, उनकी जो हेरा फेरी हो रही है ना, कि एक प्रश्न किस टाइप से अथवा में दूसरे को किस प्रकार से पूछा जा रहा है, बस उसकी चालाकी को आप लोगों को पकड़ना है, उसकी चालाकी को कैच करना है। नहीं तो जो हमसे बार बार एग्जाम में गलती होती है कि प्रश्न याद होते हुए भी हम कर नहीं पाते, छोड़कर आ जाते हैं, जब घर पर आते हैं तो घर पे आते ही याद आ जाता है, यार इस क्वेश्चन का तो मुझे आंसर पता था, लिख नहीं पाया, क्या करें, वहां याद नहीं आया। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, ये लगभग सभी के साथ होती है, जितने भी इसके करके आते हैं क्वेश्चन हो, सबके साथ होती है। और उसका रीजन एक छोटा सा रीजन है, एक छोटा सा कारण है। अगर उस छोटा सा कारण को अगर आप समझ लोगे ना, तो आप ये गलती कभी नहीं करोगे और पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। वो छोटी सी गलती सिर्फ इतनी सी है कि आप प्रश्न को ठीक से पढ़ते नहीं हो, और पढ़ लेते हो तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और आपने पढ़ा क्या था। और एक गलती पढ़ते वक्त भी करते हो, जब आप याद करते हो, पढ़ाई करते हो, तब भी करते हो कि प्रश्न को तो बस एक बार पढ़ लोगे, पूरा फोकस उत्तर पर देते हो, आंसर को पूरा फोकस देकर के पढ़ोगे। प्रश्न क्या था पता ही नहीं, प्रश्न भूल जाओगे, आंसर नहीं भूलोगे, प्रश्न भूल जाओगे। यार थोड़ा देखिए तो सही कि वो एक्चुअल में प्रश्न क्या था। जब वो प्रश्न आपको वहां पर आप उसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, उसके बाद में आप जब एग्जाम में बैठते हो ना, तो उस कितना भी घुमा के दे देगा वो, आप उसको पकड़ लोगे, है ना, एक्चुअल में क्या पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिजात वर्ग की अवधारणा तथा इसके परिभ्रमण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या है अभिजात वर्ग का सिद्धांत, अभिजात वर्ग का सिद्धांत या परिभ्रमण का सिद्धांत। अथवा में देखिए, अब इसको देखिए, अब एक इसकी चालाकी समझिए, क्या बोला, अभिजात वर्ग की अवधारणा, एक नाम तो इसका सेपरेटली ये हो जाता है, दूसरा इसके परिभ्रमण के सिद्धांत की विवेचना करना है। 2 टर्म आ चुकी है यहां पर, एक आ चुकी है आपकी अभिजात वर्ग की अवधारणा की और एक परिभ्रमण के सिद्धांत की। क्लियर है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसी का अथवा वाला है कि पेरेटो द्वारा प्रस्तुत अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगर मान ले कि अगर पहले प्रश्न में इसको हटा दिया जाए, अभिजात वर्ग की अवधारणा को, है ना, और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया परिभ्रमण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, परिभ्रमण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न तो बस एक ही बार पढ़ के और आपने आंसर याद कर लिया था। कंफ्यूजन या पता नहीं क्या पूछा गया है, और हो सकता है कंफ्यूजन में आप कोई दूसरा आंसर कोड करके आ जाओ, मैक्सिमम गलती होती है इस प्रकार की। तो इन चीजों का सावधानी रखनी है दोस्तों, और इसी कारण से मैं ये प्रश्न यहां पर आप लोगों को एनालाइज करवा रहा हूं। चाहता तो आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में डाल देता, सब लोग एंजॉय करते, पढ़ते, लेकिन कंफ्यूजन भी उतनी ही होती। ये 15 मिनट में आप लोगों के ले रहा हूं, तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा एक बार ध्यान से बस लेक्चर को सुन लीजिए, खाली सुनना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ तो दे रहा हूँ यार, प्रश्न भी दे रहा हूँ और उत्तर भी दे रहा हूँ, बस आपको उन उत्तरों का रिविजन लगाना है, हो जाएगा मैटर सोल्व। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, टालकोट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहां पर आपको फोकस करना है पार्सन्स पर, ठीक है ना। तो पार्सन्स के जो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत है या सामाजिक जो विचार रहे हैं,
उनकी यहाँ पर बात करनी है, उनके आलोचनात्मक वर्णन मांगा पूछा गया है आप लोगों से। अथवा में टालकोट के अनुसार सामाजिक क्रिया की परिभाषा, सामाजिक क्रिया के विभिन्न पहलुओं का वर्णन। ओके, अथवा में एक प्रश्न और है इसी का, अथवा पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का मूल्यांकन एकदम सिंपल रूप में, सिंपल फॉर्मेट में पूछ लिया गया है। तो ये प्रश्नों को देने का एक ही उद्देश्य मात्र है मेरा, एक ही प्रश्न को अलग अलग रूप में आपके सामने लाने का एक ही उद्देश्य है, ताकि इनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को ना। एग्जाम में भी जब बैठेंगे आप एग्जाम देने, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट कम से कम आपको क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन पेपर पहले, क्वेश्चन के जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको पेपर में, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट पहले उन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे, पढ़ के उनको सभी को समझेंगे, और उनमें से कौन कौन से आपको अटेम्प्ट करने हैं उसको आप डिसाइड करेंगे 10 मिनट तक। उसके बाद ही आप पेन उठा करके आंसर राइटिंग चालू करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है अहिंसा क्या है। अहिंसा क्या है? तो दोस्तों गांधीवादी विचारों तक आ चुके हैं। अहिंसा क्या है? महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत अहिंसा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, अथवा महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वर्तमान भारतीय समाज में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या आवश्यकता है, विवेचना करना है। अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट करना है। दोस्तों ये देखिए, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट फंस चुकी है, वर्तमान। अब यहां पर ये पूछा गया है कि गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत था वो तो ठीक था, है ना, इस गाल पे पड़ेगी, 2 सवाल सामने कर दो, वो सब चलता है, वो सब ठीक है, लेकिन उस सिद्धांत की आज हमें क्यों आवश्यकता है वर्तमान में, इसको कैसे रिलेट करोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है ना? तो ये ऐसे कुछ विचार अपनी तरफ से रखने होंगे, लेकिन वो विचार भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ में आंसर शीट में दिए हुए हैं, वहां जब पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर होता चलेगा। इस बारीकियों का ध्यान रखना आप लोगों को, क्योंकि वहां पर पूछता क्या है और हम देकर क्या आते हैं, है ना। डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और कर देते हैं, इसी कारण से वो भी बेचारा फिर नंबर उसी प्रकार से देता है, उसकी भी गलती नहीं है ना। अगला प्रश्न है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का अर्थ और विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न सामाजिक मूल्य की परिभाषा देते हुए सामाजिक मूल्यों, विशेषताओं और मूल्यों के सोपान का वर्णन करना है। सामाजिक मूल्य, कुल मिलाकर सामाजिक मूल्य वाला टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, मात्र 15 ही प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना, ओनली 15 प्रश्न, सिर्फ दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों पर ही यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्नों को हम यहाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस 15 प्रश्न में वो सारे कवर हो जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज किया है, बहुत अच्छे से पेपर को देखा है, तो जो छोटे प्रश्न हम हमेशा 10 प्रश्न लगते हैं साथ में, वो प्रश्न भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज पर अंबेडकर के योगदान। तो यहां पर आपको अंबेडकर के जितने विचार है, सामाजिक विचार, उन पर स्टडी करनी है, उनको समझिए। क्लियर है? चलिए इसी का अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी विचारों का वर्णन कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी विचारों का वर्णन करना है, अंबेडकर के विचार देखने हैं। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, स्पष्ट कीजिए, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है एम एन श्रीनिवास के अनुसार संस्कृति की अवधारणा की विवेचना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, 100% आ रहा है। एम एन श्रीनिवास के संस्कृति की अवधारणा 2023 के, आपको पिछले 4 साल तक ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल 100% आ रहा है। अगला प्रश्न है संस्कृतिकरण क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। संस्कृतिकरण क्या है, इसकी विशेषताएं बतानी है, वही संस्कृति की अवधारणा बतानी है आपको। अगला प्रश्न पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इतिहास का आपको समाजशास्त्र में डाल दिया है, डोंट वरी, टेंशन ना ले, नहीं एक्चुअली है तो आपके सिलेबस का ही है, आपके समाजशास्त्र का ही, बट ये विश्व इतिहास में पढ़ाया जाता है ना। पश्चिमीकरण क्या होता है, आधुनिकीकरण क्या होता है, वो सब चीजें। तो पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, हालांकि समाजशास्त्र का भी हिस्सा है ये। पश्चिमीकरण समाज का जिस प्रकार से हमारा आज पश्चिमीकरण होता जा रहा है, पूर्वीकरण से पश्चिमीकरण होता जा रहा है, अर्थात हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो पश्चिम की संस्कृति को अपनाते जा रही है, और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति जो है दोस्तों पतन की ओर बढ़ती जा रही है, और वो धीरे धीरे अब भारत में भी पश्चिमी संस्कृति आ रही है ना। तो इसका ही यहां पर कुछ उदाहरण देते हुए इसी कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करना है हमको। पश्चिमीकरण क्या है भाई, क्या होता है पश्चिमीकरण, बहुत इजी कंसेप्ट है, पढ़ेंगे तो फटाफट याद होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
अथवा में है पश्चिमीकरण की अवधारणा पर डॉक्टर श्रीनिवास के विचारों पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर श्रीनिवास के पश्चिमीकरण के विचार आपको यहां बताना है। तो श्रीनिवास जी से लेकर के 2 प्रश्न आपके यहां पर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, AR देसाई साहब के द्वारा बताए गए राष्ट्रीयता के उदय के चरणों को लिखिए कि राष्ट्रीयता किन चरणों मतलब किस क्रम में राष्ट्रीयता का उदय होता है या उदय हुआ है। किसने? देसाई साहब ने जो अपना एक क्रम बताया है राष्ट्रीयता के उदय का, उस पर यहां आपको डिस्कस करना है। अगला एंड आखिरी प्रश्न है, परंपरा से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, परंपरा से आप क्या समझते हैं बता दीजिए। परंपरा जानते हर कोई है, नहीं पढ़ोगे तो दोस्तों 2 लाइन भी नहीं लिख पाओगे। परंपरा सब जानते हैं, सबको पता है, जो पढ़ा लिखा है उसको भी, जो अनपढ़ है उसको भी। जिसने कभी अपने जीवन में कभी पुस्तकों से कभी भी अपना वास्ता ही नहीं रखा, उसको भी पता है परंपरा क्या होती है। लेकिन जब आपसे लिखने का बोला जाएगा तो आप 2 लाइन भी ठीक से लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी है, मैं सिर्फ अब इसको नहीं बोल रहा हूं 15 वाले को, बल्कि जितने भी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने योग्य नहीं है, एक भी प्रश्न स्किप करने योग्य नहीं है। इसलिए दोस्तों 15 ही प्रश्नों पर आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी सटीकता के साथ में, पूरी सतर्कता के साथ में आपको इनकी तैयारी करना चाहिए। मेरा पूरे अनुभव के साथ में मैं आपको ये मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये 15 प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इनको चाहे तो मॉडल पेपर बोलिए, आप चाहे तो IMP बोलिए, आप चाहे तो जो आपको लगता है वो बोलिए, है ना। बस ये 15 प्रश्न मत छोड़ देना यार। और जो मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहा है ना, उसको तो मैं विशेष ऑर्डर दे रहा हूं, ये मान लीजिए, एक आदेश दे रहा हूं कि आपको तो ये करना ही करना है। हाँ, जो नए स्टूडेंट है, जिनको हमें नहीं जानते हैं, जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, ठीक है भाई, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इनको कीजिए। आपका एग्जाम से आने के बाद आपको इस चीज का एहसास होगा, इस चीज की वैल्यू समझ आएगी। लेकिन जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं हमको पिछले साल से या फर्स्ट ईयर से, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो फर्स्ट ईयर से हमको कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे हैं, 3rd ईयर तक आ चुके, 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो विशेष तौर पर मैं बता ही रहा हूं, तो आपको तो अब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं 15 प्रश्नों की तैयारी मात्र अब आपको करनी है। जितना पढ़ा है सब छोड़ दीजिए, सब हटाइए साइड में, अब बस ये 15 प्रश्न और कुछ भी नहीं। क्लियर है? हाँ, लेकिन कब? ऐसा नहीं हो कि अभी 2 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, तो बस आप लेके बैठ गए कि अरे सर ने तो बस 15 प्रश्न बोला है। नहीं एग्जाम में अगर 8 या 10 दिन बचे हुए हैं ना, तो बोला है मैंने इनको। क्लियर है? अन्यथा तो आपको फुल ट्रिल क्लासेस लेनी है, अगर टाइम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब इसकी आंसर सीट की बात कर लेते हैं। बात करना तो कुछ नहीं, आप सभी जानते ही है वो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसके डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर अर्थात उत्तर पुस्तिका इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ के भी बता दिया भाई, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तकलीफ क्यों दे आपको भी। क्लियर है? तो आंसर सीट आप इसकी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये मत बोल देना कि सर डिस्क्रिप्शन खोलना ही नहीं आता, डिस्क्रिप्शन होता क्या है, ये मत बोलना यार, ये थोड़ा सा बेकार लगेगा। 3rd ईयर तक हो चुके हो, पता है आप लोगों को, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों को वीडियो में बता रहा हूं मैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करते हैं, और डिस्क्रिप्शन ओपन करके कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करना है, ये सारी चीज बता रहा हूँ। अब तो 3rd ईयर वाले हो, आपको तो बताने फिर मुझे ही थोड़ा है ना अजीब सा लगेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको सभी सेशनों की प्लेलिस्ट वहां मिलेगी आपको। प्रज्ञान हिंदी 3rd ईयर चूंकि चल रहा है आप लोगों का, 3rd ईयर से आप एग्जाम देकर बाहर आने वाले हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू अपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो, प्रज्ञान हिंदी पर आकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस, मेरा जब तक जीवन है तब तक स्टडी में मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा, याद रखिएगा। चाहे वो रोदरी क्लासेस वाला BA प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हिंदी प्रज्ञान हिंदी UPSC वाला प्लेटफॉर्म, यहां पर आपसे कोई चार्ज नहीं होगा। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। टेलीग्राम को ज्वाइन जल्दी कर लीजिए, सभी नोट्स क्लास के नोटिफिकेशन सब आपको यहीं पर अवेलेबल होते हैं। बार बार बोलता हूं आप लोगों से, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए 4,500 मात्र स्टूडेंट है अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर, और यहाँ चैनल पर आपको 40,000 होने वाले हैं। डिफरेंस से काफी आपको भी समझ आ रहा है, तो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दें, अगर आप कंटिन्यू निरंतर स्टडी करना चाहते ही हैं ना, तो टेलीग्राम पर जरूर आइए, वहां ग्रुप में एक अच्छे से डिस्कस होता है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।